नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्ञान वापनी स्कॉलर्स पे। मैं दिव्य कमल चौबे, आपका हिंदी शिक्षक, एक बार फिर आप लोगों के सामने मौजूद हूँ, एक नए विषय के साथ, एक नए शीर्षक के साथ। माफ़ी चाहूँगा, मैंने अनाउंसमेंट जो किया था, जो मैंने घोषणा की थी, उस घोषणा में मैंने कहा था कि 1 जुलाई से ही आपको कक्षाएँ मिलनी प्रारंभ हो जाएँगी, लेकिन 2 दिवस के लिए मेरी थोड़ी-सी कुछ पर्सनल और शारीरिक स्थिति सही ना होने के चलते, शारीरिक स्वास्थ्य सही ना होने के चलते डिले हो गया और देरी के लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन प्रतिदिन अब जो है, प्रतिदिन आपको इस चैनल पे लगभग 6 बजे से 7 बजे के बीच में यह कक्षा प्रोवाइड होगी और मिलेगी, प्रतिदिन मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो तब तक के लिए क्षमा चाहता हूँ कि आज के लिए मैं इस विषय पर क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों का। चलिए, तो शीर्षक को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, हमें बात करनी है आज हिंदी के परिचय पे कि हिंदी का के अंतर्गत जो हम व्याकरण पढ़ने वाले हैं, वो व्याकरण होती क्या है, यानी व्याकरण क्या कहलाता है, व्याकरण क्या होता है। अगर मैं बात करूं व्याकरण से पहले तो एक शब्द आता है लिपि, यानी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा, रफ और पेन लेकर बैठिएगा और जहां पर भी आपको दिक्कत है कमेंट सेक्शन में तुरंत मुझसे प्रश्न कीजिएगा, ठीक है? तब तक के लिए ध्यान से एक एक पॉइंट को देखते चलिए और जो लोग चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिंदी के लिए एकमात्र चैनल याद रखिएगा, ज्ञान वापनी स्कॉलर्स, ठीक है? तो चलिए ध्यान से देखते हैं। मैंने कहा हिंदी, और हिंदी में बात जब करते हैं तो हिंदी क्या है। अगर मैं पूछूं आपसे कि हिंदी क्या है, तो आपका जवाब हो सकता है कि हिंदी, ध्यान से देखिए, आप कह सकते हो हिंदी एक भाषा है। क्या है? हिंदी एक भाषा है। अगर भाषा है तो ध्यान से एक और प्रश्न पूछता हूं, बताइएगा कि भाषा क्या होती है। अगर मैं कहूं कि हिंदी एक भाषा है तो प्रश्न ये उठता है कि फिर भाषा क्या होती है। और यदि भाषा की परिभाषा यानी भाषा के रूपों पर या फिर भाषा के विषय पर हम चर्चा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि संप्रेषण का माध्यम, किसका माध्यम? संप्रेषण का माध्यम। ध्यान से इस पॉइंट को नोट करते चलिए। अब संप्रेषण का माध्यम भाषा कहलाती है। किसको कहते हैं भैया? संप्रेषण के माध्यम को। अब ये संप्रेषण क्या है? संप्रेषण जान लीजिएगा, विचार, बातचीत को ही संप्रेषण कहते हैं। बातचीत करने को ही संप्रेषण कहते हैं। और बातचीत में हम क्या करते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को ही क्या कह सकते हैं? हम भाषा के नाम से बुला सकते, भाषा कह सकते हैं, ठीक है? तो यह तो रही हमारी भाषा की परिभाषा, भाषा के विषय में। दूसरी चीज, यदि मैं पूछूं कि कितने माध्यम हैं जिनके माध्यम, जिन तरीकों से, कितने तरीके हैं जिनके द्वारा हम संप्रेषण करते हैं, यह मैंने बता दिया कि संप्रेषण के का माध्यम क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अब मैं बात करूं कि भाषा कितने प्रकार की होती है, तो भाषा मुख्य रूप से, भाषा के जब हम प्रकार देखते हैं तो भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है कथित, कौन सी भाषा? कथित भाषा। और एक होती है अकथित भाषा। ध्यान से समझिएगा, 2 रूप होते हैं भाषा के, एक होती है कथित और एक क्या होती है? दूसरी होती है आपकी अकथित। ये कथित क्या है? जिस भाषा का प्रदर्शन आप कर सकते हो, जिस भाषा का प्रदर्शन आप कर सकते हो, उसी भाषा को क्या कहते हैं? उसी भाषा को हम कथित भाषा कहते हैं। जैसे मनुष्यों की जो भाषा है उसका प्रदर्शन संभव है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कथित भाषा कहते हैं। तो मनुष्यों की भाषा को हम कथित भाषा कहेंगे, ठीक है? मनुष्यों की भाषा। और अकथित किसको कहोगे? जिस भाषा का प्रदर्शन संभव नहीं होता उसे हम अकथित कहते हैं। राम कुमार वर्मा जी ने इस पे बहुत अच्छी चर्चा की है कि पशु पक्षियों की जो भाषाएं होती हैं, पशु पक्षियों की जो भाषाएं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पशु पक्षियों की भाषा को हम अकथित भाषा कहते हैं। तो अकथित भाषा का मतलब हो जाएगा पशु पक्षियों की भाषा और कथित भाषा का मतलब हो जाएगा मनुष्यों की भाषा। अब देखिए,
क्या कथित भाषा के भी या फिर अकथित भाषा के भी रूप हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। यदि मैं बात करूं कथित भाषा के, तो कथित भाषा के मूलतः 3 रूप पाए जाते हैं। कितने रूप पाए जाते हैं? 3 रूप पाए जाते हैं। तो 3 रूप कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहला रूप पाया जाता है सांकेतिक भाषा। जरा ध्यान से इस पॉइंट को देखते चलिएगा। सांकेतिक भाषा पाई जाती है, सांकेतिक भाषा। उसके बाद दूसरा कौन सा पाया जाता है? तो उसको हम कहते हैं मौखिक भाषा। कौन सा रूप पाया जाता है? मौखिक भाषा। भाषा का मौखिक रूप पाया जाता है। और तीसरा जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। कौन सी भाषा कहते हैं? लिखित भाषा। ध्यान से समझिएगा। पहली भाषा होगी सांकेतिक। सांकेतिक भाषा का मतलब हो गया, इस शब्द को जब तोड़ोगे तो क्या बनेगा? संकेत धन इक बनेगा। इस तो शब्द को जब आप तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा संकेत धन इक। यानी जहां पर हम भाषा को, जहां पर हम संप्रेषण किसके द्वारा करें? जहां पर हम अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं, संकेतों के माध्यम से, उसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा में किसकी प्रधानता होगी? संकेतों की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी? संकेतों की। और यदि मैं बात करूं मौखिक भाषा, तो मुख धन इक, यानी मुख से बोले जाने वाली विचारों को, जब हम मुख से विचारों को प्रकट करने लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। और मुख से विचार कैसे प्रकट होंगे? मुख से निकलने वाली ध्वनियों के द्वारा हम अपनी भाषा का प्रदर्शन करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो भाई साहब देखिए, मौखिक भाषा में किसकी प्रधानता होगी? ध्वनियों की प्रधानता। किसकी प्रधानता? ध्वनि की प्रधानता। और यदि मैं लिखित भाषा की बात करूं कि लिखित भाषा क्या होती है, तो लिखित भाषा में ध्यान रखिएगा कि जहां पर वर्णों के द्वारा, यानी लिखकर हम अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं, उसी को हम लिखित भाषा कहते हैं। क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि जहां पर हम अपने विचारों को लिखकर प्रदर्शित करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब बात करते हैं कि लिखित भाषा में किसकी प्रधानता होगी भैया? तो वर्ण होंगे तभी तो लिख पाओगे आप। तो इनकी प्रधानता पाई जाती है इन तीनों में, सांकेतिक भाषा में संकेतों की, मौखिक भाषा में ध्वनियों की, लिखित भाषा में वर्णों की। यहां तक के पॉइंट जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं, ध्यान से समझते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा, अभी आप लोगों को बता दिया कि ये आपके सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा इत्यादि मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब बात करते हैं किसी भी भाषा का, जैसा कि हिंदी आपने कहा ना कि भाषा होती है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इसको मैं इरेज करता हूं, फिर आगे समझते हैं क्या पॉइंट। मैंने कहा किसी भी भाषा का 2 रूप हो सकता है। जैसे हिंदी एक भाषा है तो उसके भी 2 रूप होते हैं, अध्ययन करने के 2 रूप होते हैं, या फिर उसके प्रचार प्रसार के लिए भी 2 रूप चलते हैं। एक उसका चलता है, ध्यान से समझिएगा, पहला रूप, एक जो रूप चलता है इसका जो 2 रूप जो चलते हैं, उनमें 2 रूपों में पहला रूप जो एक आता है उसको हम कहते हैं भाषा ज्ञान। क्या कहते हैं उसको? भाषा ज्ञान। अब भाषा ज्ञान जो होता है वो कैसे आएगा, अभी बताएंगे। उसके बाद दूसरा जो रूप होता है उसको हम बोलते हैं साहित्य। साहित्य का मतलब क्या होता है भैया? साहित्य उपयोगी क्यों है? साहित्य का कार्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, साहित्य का कार्य है कि इस भाषा को, किसी भी भाषा को लोकाचार की भाषा बनाने का कार्य कौन करता है? साहित्य करता है। यानी अगर साहित्य नहीं होंगे तो आम नागरिकों तक वह भाषा पहुंच ही नहीं पाएगी। तो इसलिए साहित्य क्या कार्य करता है कि इस हिंदी भाषा को वरन सभी भाषाओं का साहित्य जो है उस अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करने का कार्य करता है, आम नागरिकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक। और यदि मैं बात करूं भाषा ज्ञान, तो यदि आपके पास भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो आप इसके साहित्य या फिर इसके अंदर कुछ भी लिख नहीं पाओगे, आप इसको पढ़ ही नहीं पाओगे, आप इसको समझ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए भाषा का जो ज्ञान होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो महत्वपूर्ण होता है। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसमें सबसे पहले भाषा ज्ञान के लिए सबसे पहला जो अंग होता है वो होता है व्याकरण। क्या होता है? व्याकरण। यानी व्याकरण वह माध्यम है, समझ लीजिए,
व्याकरण वह माध्यम है जिस माध्यम से हम भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? शुद्ध ज्ञान। अब व्याकरण के अंतर्गत हम क्या क्या सीखते हैं? वर्णों को लिखना, शब्दों को लिखना, वाक्यों को लिखना, वाक्यों को पढ़ना, शब्दों का उच्चारण, वर्णों का उच्चारण, यानी उनको लिखने और पढ़ने का जो शुद्ध शुद्ध तरीका है वो कहां से हम सीखते हैं? वो हम सीखते हैं व्याकरण से। कहां से? व्याकरण से। तो व्याकरण की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी जा सकती है कि भाषा को शुद्ध रूप से लिखने तथा बोलने अर्थात पढ़ने हेतु व्याकरण का प्रयोग होता है। यानी व्याकरण वह तरीका है, वह पद्धति है, वह नॉलेज है, वह ज्ञान है जिसके द्वारा हम भाषा को क्या करते हैं? शुद्ध रूप से लिखते हैं और उसे बोलते या फिर पढ़ते हैं। यदि हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान ही नहीं होगा कि वर्णों को कैसे रचा जाता है, कैसे लिखा जाता है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसको लिखे कैसे और बोले कैसे, ठीक है, उसका उच्चारण कैसे करें। तो ये तो बात मैंने बता दी आपको किसके बारे में? भाषा के लिए व्याकरण की परिभाषा। तो इसको नोट भी कर लीजिए। अब मैं बात करता हूं साहित्य, जो कि हम आपको बता दे रहे हैं, पहले भी मैंने बताया है कि पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? पहली जो श्रृंखला मैं लेके आया हूं उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे व्याकरण का, और इसके समाप्त होने के बाद हम लोग अध्ययन करेंगे साहित्य का। और हूबहू बिल्कुल एक पॉइंट पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, एक एक बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, यदि मैं पूछूं कि क्या व्याकरण के भेद होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहले अंग का नाम क्या है? वर्ण विचार। क्या नाम है भैया? वर्ण विचार। ध्यान से समझिएगा, वर्ण विचार। दूसरे का नाम क्या है? शब्द विचार। शब्द विचार, ठीक। और शब्द विचार के बाद जो तीसरा भेद अंग आता है उसको हम कहते हैं वाक्य विचार, ठीक है। 3 रूप होते हैं, 3 अंग होते हैं इसके, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब बात करें कि अगर वर्ण विचार में किसका अध्ययन होता है, तो क्या लिखा है मैंने? वर्ण लिखा है। यानी यहां पर वर्ण विचार के अंतर्गत हमें किसका ज्ञान प्राप्त होता है? तो नोट करिएगा आगे, हमें अक्षरों का ज्ञान प्राप्त होता है, वर्णों का ज्ञान। अब वर्णों का ज्ञान क्या? उसको लिखना, उसको कैसे उच्चरित करते हैं, कैसे उसको बोलते हैं, इसके विषय में हमें ज्ञान प्राप्त कराया जाता है वर्ण विचार में। तो अक्षरों का ज्ञान प्राप्त होता है, नोट कर लीजिए। अगर मैं शब्द विचार की बात करूं तो शब्द विचार में क्या होगा? देखिए ध्यान से, वर्णों के आपस में मिलने पे क्या बनता है? शब्द बनते हैं। तो शब्द विचार में क्या हो जाएगा? शब्दों का ज्ञान प्राप्त होता है। किसका ज्ञान? शब्दों का ज्ञान प्राप्त होता है। और यदि मैं बात करूं वाक्य विचार की, तो वाक्य विचार शब्द के मिलने से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। तो वाक्य विचार में क्या होगा कि जो वाक्यों का अध्ययन होता है वो कहां पे किया जाता है? वाक्य विचार में किया जाता है। तो वाक्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, और जल्दी से एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए, इन तीनों को, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, देखिए ये मैंने बता दिया कि वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, यानी हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्णों का प्रयोग पढ़ेंगे, वर्तनी पढ़ेंगे। शब्द विचार में हम शब्दों का भेद जानेंगे, जैसे कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। आप पढ़ोगे योग, योग रूढ़, यौगिक, रूढ़ शब्द। फिर आप पढ़ोगे, इसी में आपको मिलेगा विकारी, अविकारी शब्द, पर्यायवाची, अर्ध पर्यायवाची। इनफैक्ट इसी में
आपको मिलेगा समानार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी, ये सारे शब्द भेद जो होंगे हम शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसी में हमको पढ़ने को मिलेगा शब्द विन्यास। और अगर मैं बात करूं वाक्य विचार की, तो इसमें हमको पढ़ने को मिलेगा वाक्यों की रचना कैसे होती है, वाक्यों के भेद क्या होते हैं, उनके पद अन्वय कैसे किए जाते हैं, ये सारी बातें हम वाक्य विचार में करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना पहला टॉपिक। इसी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार को पढ़ने से पहले आपको बता दें, इस व्याकरण के एक छोटे से अंग को भी पढ़ना पड़ता है। उसका नाम क्या है भैया? तो व्याकरण का एक छोटा सा अंग जिसे हमें पढ़ना है आज, उसका नाम है लिपि। क्या नाम है? लिपि। ध्यान से नोट कर लीजिए इस टॉपिक को, लिपि। अब बात करते हैं लिपि क्या होती है भैया। अगर मैं पूछूं आपसे कि लिपि क्या होती है तो क्या जवाब देंगे? तो कई लोग कहेंगे लेखने का तरीका, लेखन पद्धति। कोई क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ध्यान समझिएगा, लेखन पद्धति, लिपि का अर्थ होता है लेखन पद्धति। क्या होता है? लेखन पद्धति। किसको लिखने का तरीका भैया? भाषा को प्रदर्शित करने का तरीका क्या कहलाता है? लिपि होता है। किसी भी भाषा को प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है, जो माध्यम होता है, जो साधन होता है, उसी साधन को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा, भाषा को प्रदर्शित भाषा को प्रदर्शित करने का माध्यम। ध्यान से समझिएगा, भाषा क्या होती है? भाषा होती है विचारों को प्रदान करने का, यानी विचारों को प्रकट करने का माध्यम। और उस विचार को जब हम प्रकट करने का कोई तरीका खोजते हैं अलग सा, यानी भाषा को किस तरीके से, यानी वो जो विचार है हम किस तरीके से प्रकट कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? उसके लिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें हम लिपि कहते हैं। अब बात करते हैं कि क्या लिपियों के प्रकार हो सकते हैं। क्या लिपियों के प्रकार हो सकते हैं? जो मैंने अभी आपको 3 भाषाएं प्रमुख रूप से बताई, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। विश्व में पाई जाने वाली अगर सांकेतिक भाषाओं की लिपि पूछी जाए तो क्या जवाब देंगे आप? क्या ब्राह्मी, देवनागरी ये सब लिपियों के प्रकार हैं? ये ध्यान रखिएगा, ये उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लिपियों के प्रकार नहीं, लिपियों के नाम हैं, लिपियों के नाम हैं। ठीक है, तो लिपियों के प्रकार क्या होते हैं फिर? तो ध्यान से देखिए, लिपियों के 5 प्रकार होते हैं। हेडिंग डालिएगा, लिपि के प्रकार, और फिर लिखना शुरू कीजिएगा, लिपि के प्रकार। ध्यान से हेडिंग डालिए, लिपि के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं भैया? 5 प्रकार होते हैं। कितने? 5 प्रकार। पहला प्रकार क्या होता है? ध्यान से एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, लिखते चलिएगा। पहला प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं चित्रलिपि, और समझते भी चलिएगा, परेशान मत होइएगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। क्या कहते हैं? चित्रलिपि। चित्र क्या मतलब? क्या? तस्वीर। यानी यदि आप किसी भी विचार को चित्र के माध्यम से प्रकट करते हैं तो वहां पर किस लिपि का प्रयोग करेंगे? चित्रलिपि का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि पर्यावरण प्रदूषण पे एक पोस्टर बनाइए, तो जो पोस्टर आप बनाओगे उसमें अपने विचार ही तो डालोगे, और विचार को प्रकट करना भाषा। ठीक है, और उस भाषा को लिखने का तरीका आपने क्या लिया? चित्र लिया। तो चित्र क्या हो गया? उस लिपि का माध्यम हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? चित्रलिपि बोलेंगे। जैसे मान लीजिए पिंगली वेंकैया ने ये तिरंगा झंडा बनाया होगा, तो जब उन्होंने इसको बनाया होगा तो बनाते समय उनके दिमाग में थोड़ी ख्याल था कि भैया हम इसको क्या बना देंगे? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बना देंगे। इन्होंने इस राष्ट्रीय ध्वज को, इस तिरंगे को हमारे अपने वैचारिक रूप में बनाया होगा कि चलो इसको बना देते हैं, कलाकारी की होगी। तो वहां पर किस लिपि का प्रयोग किया? चित्रलिपि का प्रयोग किया। और जब हम आगे बढ़ते हैं इसी चित्रलिपि के आगे, तो दूसरी जो लिपि पैदा होती है उसे हम कहते हैं प्रतीक लिपि। कौन सी लिपि कहते हैं? प्रतीक लिपि कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रतीक लिपि कहते हैं। अब हमारे पास आ गई प्रतीक लिपि। प्रतीक लिपि का मतलब, जब इस चित्र को हम कोई सिंबल मान लेते हैं, प्रतीक मान लेते हैं, तो वह क्या बन जाती है? प्रतीक लिपि बन जाती है। जैसे यह राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जब बन गया तो हमारे भारत का प्रतिनिधित्व विचार हो गया, यानी जहां भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा दिखेगा वो क्या हो जाएगा? वो भारत का प्रतिनिधित्व करेगा वैचारिक रूप से। ठीक है,
तो यह जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है ये हमारे प्रतीक का काम करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप ट्रैफिक लाइट देखते हैं, ट्रैफिक लाइट जैसे उसमें लाल रंग है, पीला रंग है और हरा रंग है। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये भी तो एक क्या होते हैं, कला चित्र ही होते हैं। तो अगर केवल इनको नॉर्मल वे में लिया जाता, नॉर्मल तरीके से बात की जाती, एकदम सामान्य अवस्था में बात की जाती, तो ये क्या होते, चित्रलिपि होते। लेकिन लाल रंग का मतलब हर जगह कहाँ पे क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें कौन सी लिपि का प्रयोग हो गया, प्रतीक लिपि का प्रयोग हो गया। बात समझ गए। आगे देखिए, तीसरी लिपि जो आती है उसको हम कहते हैं सूत्र लिपि। कौन सी लिपि, सूत्र लिपि। और सूत्र लिपि का मतलब होता है कि कई प्रतीक मिलकर एक नियमावली बनाते हैं, एक रूल बुक बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सूत्र लिपि कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूरे तीनों की अगर बात मैं कर दूं तो ये तीनों की बात हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगी, सूत्र लिपि हो जाएगी। जैसे इसका मतलब आप लोग समझते हैं, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा वॉशरूम जाना, नहीं नहीं नहीं, मुख बाधिरों की जो भाषाएं होती हैं उनमें इसका मतलब होता है मैं, ठीक है, क्या होता है मैं, और इसका मतलब क्या होता है यू, यानी तुम। तो अगर मैं केवल सिंबल की बात करूं, अकेले सिंबल की, तो वो क्या होगा, प्रतीक हो जाएगा। लेकिन पूरी की पूरी मुखबाधिर भाषा की बात करूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सूत्रलिपि का प्रयोग बोलेंगे। उसमें किसका प्रयोग है, सूत्रलिपि का। अब आगे जरा देखिएगा, जब हम आगे बढ़ते हैं तो चौथी जो लिपि हमारी पैदा होती है वो होती है ध्वन्यात्मक लिपि। कौन सी, ध्वन्यात्मक लिपि। ध्यान से इस पॉइंट को समझ लीजिएगा, ध्वन्यात्मक लिपि। अब बात करते हैं ध्वन्यात्मक लिपि। देखिए, जहां पर हम ध्वनियों के माध्यम से लिपि का प्रयोग, भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वन्यात्मक लिपि कहते हैं, ठीक है। जहां पे ध्वनियों के माध्यम से हम विचार को प्रकट करते हैं वहां पे हम ध्वन्यात्मक लिपि का प्रयोग करते हैं। अगर अब लास्ट जो होगा वो क्या है, इसको हम कहते हैं वर्णात्मक लिपि, वर्णात्मक, या फिर इसी को हम कहते हैं अक्षरात्मक लिपि, वर्णात्मक या फिर अक्षरात्मक लिपि। यानी जितनी भी भाषाएं जिनमें वर्णों का प्रयोग होता है, जिनमें अक्षरों के द्वारा विचार प्रकट होते हैं, उन भाषाओं की जो लिपियां होंगी उसके प्रकार क्या होंगे, वर्णात्मक होंगे। क्या होंगे, वर्णात्मक होंगे। जल्दी से एक एक करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी बताया, अब एक पॉइंट और समझिएगा, एक पॉइंट और समझिए। ये बताइए कि तीन प्रकार की भाषाएं मैंने आपको बता रखी हैं, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। अगर मैं बात करूं कि चित्रलिपि कौन सी भाषा का लिपि है, तो क्या बोलेंगे, चित्र क्या होते हैं, ये क्या है भैया, एक संकेत ही तो दे रहा है, तो कौन सी भाषा हो जाएगी इसमें, सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा, सांकेतिक भाषा हो जाएगी इसमें। और यदि मैं बात करूं प्रतीक लिपि की, तो प्रतीक लिपि क्या हो जाएगी, प्रतीक लिपि क्या हो जाएगी, जरा बताइएगा। इसमें भी तो चित्र ही लिए जाते हैं ना, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा हो जाएगी, सांकेतिक भाषा। और यदि मैं बात करूं सूत्रलिपि, तो सूत्रलिपि में भी तो चित्र ही आते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी, सांकेतिक भाषा का ही एक लिपि हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो यदि मैं बात करूं कि विश्व में पाए जाने वाले, विश्व में पाए जाने वाले किसी भी सांकेतिक भाषा की लिपि किस प्रकार की होगी, तो या तो वह चित्र में होगी, चित्रलिपि होगी, या तो वह प्रतीक लिपि होगी, और या तो वह सूत्र लिपि होगी, ठीक है। और यदि मैं बात करूं ध्वन्यात्मक लिपि, तो ध्वनियों का प्रयोग किस भाषा में किया जाता है, मौखिक भाषा में। तो इसके लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त है भैया, मौखिक भाषा प्रयुक्त है। और यदि मैं वर्णात्मक या फिर अक्षरात्मक की बात करूं, तो इसमें कौन सी भाषा प्रयुक्त होगी, लिखित भाषा प्रयुक्त होगी। कौन सी भाषा, लिखित भाषा। तो बात समझ में आ गई आपके कि लिखित भाषा वर्णात्मक में और मौखिक भाषा ध्वन्यात्मक में, ठीक है। और सांकेतिक के लिए ये तीनों चीज होती हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल जब हम मिलेंगे तो आगे पढ़ेंगे कि लिपि का अध्ययन जो हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई, विश्व में सबसे प्राचीन लिपियां कौन सी हैं और इनका इतिहास क्या रहा, भारत में सबसे प्राचीन लिपियां कौन सी रही और उसका विकास क्रम क्या रहा है, ठीक है। तो इस पे चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हुए अंतिम में हम जानेंगे, लिपि के दूसरे सेगमेंट में हम ये जानेंगे कि लिपियां जो होती हैं, जो लिपियां होती हैं वो कैसे, उनमें कैसे विकास होता है और भारत में कौन कौन सी लिपियां प्रमुख रूप से हैं, ठीक है। तो इन पे चर्चा चलेगी और एक एक क्लास, एक एक कक्षा प्रॉपर रूप से आपको मिलती रहेगी, तो परेशान मत होइएगा, बने रहिएगा,
बस हमारा सहयोग देते रहिएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी प्रश्न हो किसी भी प्रकार का, आपको सेशन को लेके कोई प्रश्न हो, आगामी परीक्षाओं को लेके प्रश्न हो, आपका हिंदी को कि कितने दिनों में ख़त्म होगी, क्या होगी, इस संबंध में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से मिल सकते हैं, जिसमें वेबसाइट है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, उस पर डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, हमारे वेबसाइट के जरिए आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। इनफैक्ट आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है? तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।